This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्से में किए गए फैसलों से हमेशा नुकसान ही होता है और बाद में पछताना भी पड़ता है, क्योंकि ऐसे में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और कभी कभी यही उसके विनाश का कारण भी बनता है। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जहां कुछ पल के गुस्से ने एक शख्स की जिंदगी बर्बाद कर दी। गुस्से में उसने एक अपराध को अंजाम तो दे दिया, लेकिन उसे छुपाने के लिए पूरे होशो हवास में उसने जिस तरीके को अपनाया वो दिल दहला देने वाला था। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस कांड को तंदूर कांड का नाम दिया गया, जो इंडिया के मोस्ट ग्रूसम क्राइम में से एक माना जाता है। आज की हमारी कहानी है दिल्ली के कुख्यात तंदूर कांड की, जिसे नैना साहनी मर्डर केस भी कहा जाता है। 2 जुलाई 1995 की रात थी। रात 11 बजे के करीब, जब दिल्ली के ज़्यादातर लोग अपने घरों में सोने की तैयारी में थे और सड़कों पर ट्रैफिक ना के बराबर था, पुलिस कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर कुंजू अपने साथी कांस्टेबल चंद्रपाल के साथ पेट्रोलिंग पर थे। उनकी ड्यूटी दिल्ली के अशोका रोड के एरिया में थी। यहाँ कई गवर्नमेंट ऑफिसेज और शानदार होटल्स हैं। ये एरिया एक हाई सिक्योरिटी वाला एरिया है, क्योंकि इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन जैसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। पेट्रोलिंग के दौरान ये दोनों अशोका रोड पर स्थित अशोका यात्री निवास के पास से गुजर रहे थे। ये वही होटल था जहाँ आज होटल शंग्रीला बन चुका है। तभी अब्दुल को होटल की दीवार के पीछे से गहरा धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। अशोका होटल के कंपाउंड में एक बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट था। ये धुआं उसी रेस्टोरेंट की दीवार के पास से उठ रहा था। जब अब्दुल और चंद्रपाल इस रेस्टोरेंट के गेट पर पहुंचे तो वहां अंदर से ताला लगा हुआ था। उन्होंने गार्ड से पूछा कि ये धुआं किस चीज का है। इससे पहले कि गार्ड को जवाब देता, रेस्टोरेंट के अंदर से एक आदमी आया और उसने कहा कि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पुराने पोस्टर और बैनर जला रहे हैं, उसी का धुआं है। आप चिंता ना करें, कुछ देर में ही ये काम खत्म हो जाएगा। अब्दुल और चंद्रपाल को तसल्ली हो गई और ये लोग वापस लौट आए। वापस पेट्रोलिंग पर आते ही ये लोग दोबारा उस सड़क पर पहुंचे। तभी एक सब्जी बेचने वाली महिला को इन्होंने चिल्लाते हुए सुना। वो आग आग चिल्ला रही थी। पूछने पर उसने कहा, इस होटल का जो बगिया रेस्टोरेंट है उसमें शायद आग लगी है। अब्दुल ने भी देखा कि जहाँ से पहले धुआं उठ रहा था, अब वहीं बगिया रेस्टोरेंट की दीवार से ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी और एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी, जैसे मक्खन या घी में कोई मांस जैसी कोई चीज पकाई जा रही हो। अब अब्दुल भी सोच में पड़ गया कि उस आदमी ने तो कहा था कि वो लोग पोस्टर जला रहे हैं, तो ये मांस जलने की स्मेल क्यों आ रही है। अब इतनी ऊंची लपटों से होटल और आसपास की बिल्डिंग में आग का काफी खतरा था। किसी अनहोनी की आशंका में अब्दुल नजीर ने अब बिना देर किए होटल से दूर खड़ी अपनी गाड़ी में वॉकी टॉकी से एरिया पुलिस स्टेशन को घटना की जानकारी दी और इसके साथ ही फायर ब्रिगेड को भी आग लगने की सूचना दी। पुलिस को खबर करने के बाद अब्दुल नजीर वापस अशोका यात्री निवास पहुंचा, जहां अभी भी आग की लपटें ऊंची ऊंची उठ रही थी। अंदर जाने से पहले अब्दुल ने दीवार पर चढ़कर अंदर झांका तो उसने देखा कि ये लपटें एक तंदूर से उठ रही थी और उसके पास ही 2 शख्स भी खड़े थे। अब्दुल बिना देर किए होटल की दीवार से अंदर कूद गया और उसने लगभग गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, इतनी लपटें उठ रही हैं, होटल में आग लग सकती है। उसकी बात सुनते ही वहाँ खड़े दोनों शख्स बुरी तरह घबरा गए। इनमें से एक रेस्टोरेंट का मैनेजर था केशव कुमार। अब्दुल को देखते ही उसने फिर वही बात दोहराई कि हम लोग पार्टी के बैनर और पोस्टर जला रहे हैं। लेकिन जैसे ही अब्दुल तंदूर के पास पहुंचा, वो अजीब सी स्मेल जो चारों तरफ फैली हुई थी और भी तेज हो गई। उसके पीछे पीछे चंद्रपाल भी रेस्टोरेंट तक पहुंच गया। बात करते करते अब्दुल तंदूर के पास जा पहुंचा और चेक करने लगा, लेकिन आग की लपटों में उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। उसे आग में इंसानी हाथ जैसा कुछ नजर आया। उसने तुरंत किचन से एक बाल्टी पानी लेकर तंदूर पर डाल दिया और आग बुझा दी। अब उसका शक सही था, तंदूर में किसी इंसानी शरीर के टुकड़ों को ठूसा गया था, जिसके कुछ हिस्से बुरी तरह जल भी चुके थे। ये नज़ारा बहुत भयानक था। इसे देखकर वो दोनों कांस्टेबल भी बुरी तरह से घबरा गए। इतनी ही देर में अब्दुल के फोन करने की वजह से एरिया की पुलिस टीम वहां पहुंच गई, पर तब तक केशव कुमार के साथ खड़ा दूसरा शख्स वहां से चुपचाप खिसक गया।
तंदूर से बॉडी मिलने की खबर सीनियर ऑफिसर्स को दी गई। अशोका यात्री निवास ITDC द्वारा संचालित एक प्रतिष्ठित होटल है। इसके रेस्टोरेंट में हुई इस घटना की वजह से उस वक्त के ACP अशोक कुमार और एडिशनल CP मैक्सवेल परेरा टीम के साथ वहां पहुंच गए। केशव को अरेस्ट कर लिया गया, पर वो कुछ भी नहीं बता रहा था। फॉरेंसिक टीम पहुंची, उन्होंने वहां से एविडेंस कलेक्ट किए। तंदूर से एक एक करके बॉडी पार्ट्स को बाहर निकाला गया। शुरू में तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये बॉडी के टुकड़े महिला के हैं या पुरुष के। थाने में केशव से पूछताछ की गई, लेकिन वो कुछ भी बताने को राजी नहीं था। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई, तब उसने बताना शुरू किया कि उसके साथ वो दूसरा शख्स सुशील शर्मा था और ये बॉडी उसकी वाइफ नैना साहनी की है। उसने बताया कि सुशील ने अपनी वाइफ नैना साहनी का मर्डर किया है और उसी ने बॉडी को तंदूर में जलाने के लिए कहा था। अब ये खबर पुलिस वालों के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि सुशील शर्मा कोई आम शख्स नहीं था। तो आइए जानते हैं कि इस भयानक हत्याकांड को अंजाम देने वाला सुशील शर्मा आखिर था कौन। सुशील शर्मा, जो इस बगिया रेस्टोरेंट का मालिक भी था, वो दरअसल दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ सुशील शर्मा शुरू से ही बहुत एम्बिशियस था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज में वो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रह चुका था और तरक्की करते हुए जल्दी ही वो दिल्ली यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता बना और फिर उसका प्रेसिडेंट। सुशील शर्मा ने बहुत जल्दी दिल्ली के पॉलिटिक्स में अपना एक नाम बनाया था। रूलिंग पार्टी के नेता का मर्डर में शामिल होना और लाश ठिकाने लगाने का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला तरीका सबके लिए बहुत ही सनसनीखेज था। सुशील शर्मा फरार चल रहा था, उसकी तेजी से खोज शुरू हुई। उसके गोल मार्केट के फ्लैट पर पुलिस ने तलाशी ली, जहां उन्हें घर में खून के छींटे और गोली का एक खोखा मिला। साफ लग रहा था कि इस फ्लैट में ही कुछ हुआ है। अगले दिन हर अखबार की सुर्खियां यही थी। तंदूर में लाश ठिकाने लगाने के तरीके ने दिल्ली सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, और क्योंकि इसमें कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता का नाम शामिल था, इसीलिए इस पर सियासत भी होने लगी। लाश की पहचान के लिए मतलूब करीम नाम का एक शख्स वहां पहुंचा था। ये शख्स नैना साहनी का दोस्त और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी था। उसने हाथ की उंगलियों में पहनी हुई अंगूठी से नैना साहनी की पहचान की। इसके बाद मतलूब ने भी सुशील शर्मा को ही इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस लाश के 2 पोस्टमार्टम कराए गए। पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहा गया कि बॉडी को काटा गया और उसके बाद ज्यादा खून बहने से नैना की मौत हुई थी। लेकिन इस रिपोर्ट पर सवाल ये उठे कि नैना को मरने से पहले काटा गया या बाद में। इसी उलझन की वजह से एक दूसरे हॉस्पिटल में लाश का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया। इस दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया कि सिर और गर्दन में गोलियों के 2 घाव मिले हैं, जिसकी वजह से नैना की मौत हुई थी। अब क्योंकि सुशील के फ्लैट से भी गोली का खोखा मिला था, तो इससे ये बात साबित हो गई कि नैना की हत्या गोली मारकर ही की गई है। इसलिए पहली रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। उधर सुशील शर्मा भागकर बेंगलोर चला गया। वो सिर मुड़ाकर भेष बदलकर बेंगलोर में छिपकर रह रहा था। 1 हफ्ते तक पुलिस से भागने के बाद उसने बेंगलोर कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से दिल्ली पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और वापस ले आई। दिल्ली लाकर सुशील से पूछताछ शुरू हुई तो उसने 2 जुलाई 1995 की रात की पूरी कहानी सुनाई। सुशील की पत्नी नैना साहनी शादी से पहले जाकिर हुसैन कॉलेज की स्टूडेंट रह चुकी थी। वो भी कॉलेज में NSUI की मेंबर थी और कॉलेज के बाद नैना ने दिल्ली यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी। यही नैना की मुलाकात सुशील शर्मा से हुई। कुछ दिनों के प्यार के बाद दोनों ने शादी कर ली। ये दोनों गोल मार्केट के सरकारी फ्लैट में रहते थे। नैना साहनी का कॉलेज के समय से ही एक क्लोज फ्रेंड था, मतलूब करीम। ये भी कॉलेज में नैना के साथ NSUI में था और बाद में इसने भी नैना के साथ दिल्ली यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया था। ये दोनों ही पार्टी के एक्टिव वर्कर थे। शादी के बाद भी नैना की मतलूब से दोस्ती कायम थी, पर धीरे धीरे सुशील को यह दोस्ती खटकने लगी। पार्टी ऑफिस में, मीटिंग्स में ये दोनों पहले जैसे ही मिलते थे, फोन पर बातें करते थे। कई बार सुशील ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। उसने मतलूब को इस बारे में टोका भी, पर मतलूब ने उसे समझाया कि हम सिर्फ दोस्त हैं। नैना से भी सुशील का करीम को लेकर कई बार झगड़ा हुआ। नैना ने भी उसे समझाया, पर सुशील का शक बढ़ता ही जा रहा था। 2 जुलाई 1995 की रात सुशील घर पहुंचा तो नैना लैंडलाइन फोन पर किसी से हंस कर बात कर रही थी। सुशील को देखते ही उसने फोन काट दिया और वो उठकर किचन में चली गई। जब सुशील ने उससे पूछा कि किसका फोन था, तो नैना ने कहा कि माँ का फोन था। नैना किचन में थी। तब सुशील ने चेक करने के लिए फोन में रिडायल का बटन दबाया। बेल बजी तो दूसरी तरफ किसी पुरुष ने फोन उठाया। उसकी आवाज को सुशील अच्छी तरह पहचानता था। ये मतलूब करीम की आवाज थी। इसका मतलब था कि नैना फोन पर मतलूब से बात कर रही थी और उसने सुशील को झूठ बोला था। सुशील का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने नैना से झगड़ा करना शुरू किया। नैना ने भी सुशील को बेवजह शक करने का ताना देते हुए झगड़ा करना शुरू कर दिया।
नैना उसे लगातार सुसाइड करने की धमकी भी दे रही थी और धीरे धीरे उनका झगड़ा बढ़ने लगा। इसी झगड़े और गुस्से में सुशील ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और एक एक करके 3 फायर नैना पे किए। पहली गोली छत पर जा लगी, दूसरी गोली नैना के सिर में और तीसरी गोली नैना की गर्दन में जाके लगी। 2 गोली लगने के बाद नैना वहीं गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कुछ देर की शांति के बाद सुशील का गुस्सा शांत हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया है। वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गया क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे हर हाल में लाश से छुटकारा पाना था। सबसे पहले उसने बाहर जाकर चेक किया कि किसी ने गोली की आवाज़ तो नहीं सुनी, पर वहाँ सन्नाटा था। उसने बॉडी को एक बड़े से पॉलिथीन में लपेट कर रख दिया और जल्दी जल्दी घर से खून के निशान भी साफ किए। थोड़ा और सुनसान होने पर ये बॉडी को फ्लैट से नीचे लेकर आया और अपनी मारुति कार की डिक्की में डाल दिया। अब ये गाड़ी चलाकर कनॉट प्लेस से होते हुए ITO से आगे यमुना नदी के पुल पर पहुंचा। सुशील का इरादा बॉडी को यमुना नदी में फेंकने का था, पर वहाँ बहुत भीड़ थी और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था। काफी देर वेट करने के बाद भी जब ट्रैफिक कम नहीं हुआ तो इसने अपना इरादा बदल लिया। अब ये अपने बगिया बारबेक्यू के रेस्टोरेंट में पहुंचा। वहाँ उसने जाके गाड़ी पार्क की, अपने मैनेजर केशव को फौरन रेस्टोरेंट बंद करने को कहा और उसे कहा कि अब नए ऑर्डर ना ले। केशव ने वही किया। वहाँ उसने अपने मैनेजर केशव को फौरन रेस्टोरेंट बंद करने को कहा। केशव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सुशील ने उससे दोबारा कहा कि जो कस्टमर बैठे हैं उन्हें जल्दी से विदा करो और नया कोई ऑर्डर नहीं लेना। केशव ने वही किया। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। जल्दी ही रेस्टोरेंट खाली हो गया। इसके बाद सुशील के कहने पर ही रेस्टोरेंट के सारे स्टाफ को छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। अब रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ सुशील और केशव ही थे। सुशील ने केशव को सारी बात बताई और उससे मदद मांगी कि लाश को किसी भी तरीके से ठिकाने लगाना है। केशव पर सुशील के काफी एहसान थे। वैसे भी उसका मालिक सुशील रूलिंग पार्टी का एक शीर्ष नेता भी था। उसे मना करने की हिम्मत केशव में नहीं थी। केशव और सुशील ने बॉडी को कार में से निकाला और किचन के तंदूर तक लेके गए। तंदूर में बॉडी को जलाने के लिए पहले इन्होंने बॉडी के हाथ, पैर और सिर अलग किए। इन्हें तंदूर में सेट किया और आग जलाई। पर इंसानी शरीर को जलाना इतना आसान नहीं होता। आग तेज करने के लिए तंदूर में लकड़ियां डाली गई। सुशील ने रेस्टोरेंट में बने अपने ऑफिस से पार्टी के बैनर्स और पोस्टर्स मंगवाए और तंदूर में ठूस दिए। आग तो जली पर इतनी तेज नहीं थी कि बॉडी को जला सके। आग को तेज करने और बॉडी को जल्दी जलाने के लिए तब केशव ने किचन से बटर के पैकेट्स निकाले और तंदूर में डाल दी। बटर डालते ही आग की तेज लपटें उठने लगी जो रेस्टोरेंट की दीवारों को भी पार करती जा रही थी। इन लपटों और मांस जलने की गंध ने ही कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू का ध्यान खींचा, जिसके बाद इस घटना का दुनिया के सामने खुलासा हो पाया। पूरा हिंदुस्तान इस घटना से स्तब्ध था। लाश ठिकाने लगाने का यह तरीका बेहद डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये किसी की भी कल्पना से परे था। 1995 में अरेस्ट होने के बाद सुशील शर्मा को कोर्ट में पेश किया गया और केस कोर्ट में चलता रहा। 2003 में इस केस का फैसला आया। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि माना यह मर्डर प्री प्लान नहीं था, गुस्से और आवेश में किया हुआ कत्ल था, पर इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए जिस तरीके को अपनाया गया वो बेहद घिनौना था, जिसकी मिसाल इंडिया तो क्या पूरी दुनिया में भी नहीं देखी गई। इसीलिए लोअर कोर्ट ने 2003 में सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई और उसके मैनेजर केशव कुमार को अपराध में शामिल होने, सबूत मिटाने के लिए 7 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। सुशील कुमार ने बाद में हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की। 2003 में अपील के 4 साल बाद 2007 में हाई कोर्ट ने भी सुशील शर्मा की फांसी की सजा को ही कायम रखा। 1995 से 2007 तक यानी पिछले 12 सालों से सुशील शर्मा जेल में ही था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 5 साल तक वहां ये केस चला। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला सुनाते हुए सुशील शर्मा की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट का कहना था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, ये प्लान मर्डर नहीं था, हस्बैंड और वाइफ के आपसी झगड़े में गुस्से और आवेश में किया गया कत्ल था। ये क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं है। सुशील शर्मा का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और सोसाइटी को भी सुशील से कोई खतरा नहीं है। इसीलिए उसकी फांसी की सजा को कम करके उम्र कैद में बदल दिया गया। नैना साहनी मर्डर केस भारत के उन ऐतिहासिक मामलों में से एक है जिसमें अपराध को साबित करने के लिए DNA टेस्ट और 2 बार पोस्टमार्टम कराया गया था। 2013 को उम्र कैद की सजा मिलने तक सुशील शर्मा जेल में ही था। उसके दोस्त, रिश्तेदारों, घर वालों सभी ने उससे दूरी बना ली थी। कोई भी उससे मिलने जेल में नहीं जाता था। 20 साल जेल में बिताने के बाद 2015 में सुशील ने पैरोल के लिए अप्लाई किया। इतने साल उसके अच्छे चाल चलन के चलते उसे बिना शर्त पैरोल मिल गया। इसके बाद उसके वकील ने एक अपील कोर्ट में डाली।
कि सुशील शर्मा उम्र कैद से ज्यादा का समय जेल में बिता चुका है, उसकी सजा अब खत्म कर दी जाए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली गवर्नमेंट से सलाह के बाद 2018 में सुशील को जेल से रिहा कर दिया। इतने सालों में भी लोग तंदूर कांड के केस को कभी नहीं भूले थे। यही वजह थी कि सुशील शर्मा की रिहाई की खबर के भी उतने ही चर्चे थे। इसके बाद कई साल तक वो दिल्ली में गुमनामी की जिंदगी ही जीता रहा। काफी समय के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुशील शर्मा के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसका कहना था कि मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं सभी को सलाह देना चाहता हूँ कि कभी भी गुस्से या जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। इस एक घटना से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर मैंने ये अपराध नहीं किया होता तो शायद आज मैं केंद्रीय मंत्री होता, पर मैंने अपनी गलती से सबक सीखा है। अब मुझे नई शुरुआत करनी है। कहते हैं आजकल सुशील शर्मा दूसरे विवाहित जोड़ों की मदद करने में लगे हैं। वो उन्हें सलाह देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ताकि वो लोग अपनी लाइफ में कोई गलत कदम ना उठाएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।